एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। नमस्कार दोस्तों, उड़ान 2025 के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब कार्यक्रम हो और सबका जोश जो हो अगर डाउन हो तो मजा नहीं आएगा कार्यक्रम में। तो एक बार मैं आप सबका जोश देखने के लिए हाउस द जोश बोलूंगा, आप सबको हाय सर बोलना है, ठीक है? हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। बहुत बढ़िया। आसमान की ऊंचाइयों को छूने का है इरादा, सपनों को पंख देने का है किया है ये नया वादा। 2025 उड़ान के इस कार्यक्रम की महफिल है सजी, सफलता को प्राप्त करने की मन में आस है जगी। शुभ प्रभात देवी और सज्जनों, ज्ञान के इस पावन मंदिर में आज हम एक ऐसे उत्सव का साक्षी बनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जो हमारी परंपराओं और आकांक्षाओं का संगम है। आज हम उड़ान 2025 के इस मंच पर हमारे विद्यालय के उन परिंदों को प्रेरित करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है। दूसरी ओर हम उन परिंदों को प्रेरित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो अपनी उड़ान भरना सीख रहे हैं। महफिल में आज रौनक चाहिए, आप जैसे मेहमानों की आमद पाई है। महफिल में आज रौनक चाहिए, आप जैसे मेहमानों की आमद पाई है। दिल से करते हैं हम आपका इस्तकबाल, दिल से करते हैं हम आपका इस्तकबाल। आपकी मौजूदगी से हम सभी के दिल में खुशियों की बहार आई है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और श्री जगदीश जी पंड्या का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसी के साथ अध्यक्षता के रूप में निदेशक समर्थ ग्रुप श्री अनिल जी पंड्या का मैं यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी एवं वर्तमान में गांव जेठाना के हर मनुष्य की सांसों की जिम्मेदारी है श्री नरेंद्र जी पाटीदार क्लिनिक जेठाना। श्री प्रधानाध्यापिका एवं अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे यहाँ आए और दीप प्रज्वलन की रस्म को पूरी करें। सरस्वती वंदना के लिए राधिका एवं दल आगे आए। अब मैं हमारे विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती भक्ति पंड्या एवं पवन जी से आग्रह करूंगा कि वे यहाँ पधारे और मुख्य अतिथि का तिलक एवं माल्यार्पण उनका स्वागत करें। सचिन जी एवं नयन जी से आग्रह करूंगा कि वे यहाँ आए और अध्यक्ष जी का तिलक एवं माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। अब मैं रीता मैडम एवं ज्योति मैडम से आग्रह करूंगा कि वे यहाँ आए और अपनी प्रधान अध्यापिका का सम्मान करें।
मन में हो विश्वास और दिल में हो उमंग, मन में हो विश्वास और दिल में हो उमंग, सपनों को साकार करने का यही है सही ढंग। उड़ान भरो तुम ऐसी कि सब रह जाए हैरान, उड़ान भरो तुम ऐसी कि सब रह जाए हैरान, तुम्हारे हौसलों से बने एक नया रोशन जहान, तुम्हारे हौसलों से बने एक नया रोशन जहान। कार्यक्रम के अगले पड़ाव में आपको ऐसे व्यक्ति से रूबरू करवाना चाहता हूं जिन्होंने ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिक्स के मध्य में सही तरीके से संतुलन बनाए रखा, अपना धैर्य कभी नहीं खोया। जिन विद्यार्थियों ने इनसे शिक्षा ग्रहण की वे आज तक उनका ऐसा ही सम्मान करते हैं जैसा उस समय करते थे। आमंत्रित करता हूं श्री जगदीश जी पंड्या को कि वे यहाँ मंच पर पधारे और अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। माँ सरस्वती को प्रणाम। समर्थ शिक्षा निकेतन के इस प्रांगण में आयोजित हो रहे कक्षा 10 के छात्रों को आगे अध्ययन हेतु विदाई के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भाई श्री नरेंद्र पाटीदार, विद्यालय की प्रधानाध्यापिका भक्ति मैडम, समर्थ शिक्षा निकेतन के डायरेक्टर भाई श्री अनिल जी पंड्या, समस्त समर्थ एवं विद्वान स्टाफ साथी, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं वैसे आज सुनने के लिए आमंत्रित था और अचानक मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, तो मैं बहुत बड़े सदमे में आ गया कि अब मुझे बोलने तो आता नहीं है, आता था वो भूल गए क्योंकि रिटायर्ड हो गए, 3 साल हो गए। अब बोले तो बोले क्या, किसके लिए बोले। जिसका नाम है समर्थ शिक्षा निकेतन, वाकई हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी समर्थता को साबित किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्यक्रम का जो शीर्षक रखा है उसने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया और अभी संचालक के द्वारा इस उड़ान पर जो बोला जा रहा था उससे और ज्यादा प्रभावित हुआ। उड़ान तो सबको भरनी है, लेकिन अभी उड़ान जो भरने जा रहे हैं उनको मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आपका हौसला उड़ान के लिए हमेशा बनाए रखें, कभी भी परिस्थितियों को नहीं कोसें। देश में इतने महापुरुष हो गए, बहुत असंख्य प्रतिभाएं हर क्षेत्र में, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासन का क्षेत्र रहा, चाहे राजनीति का क्षेत्र रहा, हर विकट परिस्थिति से ही आदमी उभर करके जो आए हैं उन्होंने ही अपना कुछ नाम किया है। हम ताजा उदाहरण भी देख सकते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, जिन्होंने 40 साल तक एक प्रचारक का जीवन यापन किया हो और वो आज देश के एक महत्वपूर्ण पद पर विराजमान हो, तो उनके अगर जीवनियां, इस तरह से महापुरुषों की जीवनियां आप ज्यादा पढ़ोगे, मोबाइल को थोड़ा कम करके पढ़ने की आदत अगर आप डालेंगे, तो आप अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने भविष्य को गढ़ने के लिए बहुत कुछ उनसे पा सकते हैं। लेकिन शर्त है कि आप इनको गंभीरतापूर्वक पढ़ें। और विद्यालय से भी यही आग्रह करूंगा कि वो ऐसे साहित्य को जिसमें बच्चा परिस्थितियों के बहाने न बनाए,
उसके लिए आवश्यक जो भी साहित्य हो, पत्र पत्रिकाएं हो, निश्चित रूप से एक निर्धारित समय, बोले सप्ताह के कुछ समय या एक पखवाड़े का कुछ समय, लेकिन ऐसा निर्धारित हो या उनका वाचन हो, तो मैं समझता हूं नई पीढ़ी को सुदृढ़ करने का सबसे अच्छा माध्यम वही होगा। मोबाइलों के माध्यम से मोटिवेशन स्पीक, आप बहुत सारे स्पीच सुन लेंगे, लेकिन एक आप स्वयं पढ़ेंगे और जिसको सुनाया जाएगा और जिसका वर्णन किया जाएगा वो शायद जहन में ज्यादा असर कर जाता है। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम भी हो। आप उड़ान भरने जा रहे हैं और उड़ान हमेशा 2 पंख होने आवश्यक होते हैं, तभी भरी जा सकती है। अगर एक ही पंख हो पक्षी का, एक पंख काट दिया जाए तो वो गोल गोल घूमता ही रहेगा, न उड़ान भर पाएगा न अपनी लंबी दूरी तय कर पाएगा। पंख एक कटा तो उसको गोल गोल चक्कर ही कटाने हैं। आपने एरोप्लेन भी देखे होंगे, उनके भी 2 पंख होते हैं। उड़ान भरनी है तो हमें 2 पंख बहुत जरूरी है। अब इन 2 पंखों को आप कई रूपों से समझ सकते हैं, जीवन के कई सारे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए किसी संस्था से अगर मैं उदाहरण देना चाहूं पहले, तो भौतिकता और आध्यात्मिकता 2 ऐसे पंख हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति असीम ऊंचाइयों तक उड़ सकता है। आप बहुत अच्छा कैरियर बनाएं, नो डाउट बनाना चाहिए, लेकिन आप अपने जीवन मूल्यों को नहीं भूलें। आप केवल भौतिक उपलब्धियां हासिल करने के पीछे इतने पागल नहीं हो जाएं कि आप अपनी मानवता ही खो बैठें। उस मानवता को बनाए रखने के लिए हमें उन जीवन मूल्यों को अपनाना पड़ेगा, हमें आध्यात्मिक भी होना पड़ेगा, हमें धार्मिक भी होना पड़ेगा, और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे। जब आप केवल भौतिक उपलब्धियां, ऐसे हम बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली, और आए दिन आप पढ़ते हैं कि इतने करोड़पति लोग मरे और बाद में दुखी होकर के मरे हैं। उनके आसपास कोई नहीं था, उनका अपना परिवार भी नहीं, उनके अपने बच्चे भी नहीं थे। ऐसी ऊंचाइयां छू लेने का भी कोई मतलब नहीं होता है जहां अपने पांव जमीन पर नहीं हो। हम जहां से उठे हैं उस भूमि को नहीं भूलें, उस घर को न भूलें, उस माँ बाप को न भूलें, जिसकी वजह से हमारा वजूद है। उसको भूल करके अगर आप कोई उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो शायद मैं तो ये मानूंगा कि ये बहुत बड़ी बेईमानी होगी। आप में अद्भुत क्षमताएं हैं, आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन संतुलन बनाते हुए आपको बैलेंस पूरा बनाए रखना है कि हम भौतिक दुनिया में भी आगे बढ़े, तदनुरूप हम उतना ही आध्यात्मिक जीवन में भी मानवीय स्तर से भी ऊंचा उठने का प्रयास करें। तभी हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी कि वाकई हमने कोई जीवन जिया है। ये कोई मायने नहीं रखता कि आप किसी गांव से हैं, किसी गरीब परिवार से हैं, किसी अमीर परिवार से हैं। अगर आपको छाप छोड़नी है तो भगवान ने सबको सारी क्षमता लेकर के यहाँ भेजा है। आप कहीं किसी की नकल करने के पीछे पागल नहीं हो जाएं कि मुझे ये बनना है। ठीक है, आप एक आदर्श मान सकते हैं कि मुझे इसके अनुरूप बनना है, ये बनना है नहीं, क्योंकि अगर भगवान को सब एक जैसे ही बनाने होते तो इतनी सारी एनर्जी क्यों वेस्ट करी होगी उसने। हमारा एक भी फिंगरप्रिंट एक दूसरे इंसान से आज कहीं नहीं मिलता है, तो फिर हम जबरदस्ती मिलाने पर क्यों टिके हुए हैं। हम प्रयास करें, हमको भगवान ने एक अलग आइडेंटिटी के साथ, एक अलग पहचान के साथ यहाँ भेजा है, तो हम हमारी उस पहचान को कायम करें। हम दूसरों के नकल करने में, दूसरों को तुलना करने में क्यों अपना जीवन बर्बाद करें। आपको भगवान ने जैसा बनाया, फिजिकली देखें आपको जैसा बनाया, मेंटली आपको जितनी क्षमता दी, कोई बात नहीं, स्वास्थ्य आपका कितना अनुकूल है प्रतिकूल है कोई बात नहीं, बस एक्सेप्टेंस, एक स्वीकार्यता आप में आ जाए कि कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे जो बनाया है दैट्स इट, उससे मुझे आगे क्या बढ़ना है। भगवान ने आपको वो क्षमताएं आपके लिए जितनी आवश्यक है वो दी है। आप दूसरों से कंपैरिजन करके अपने आप को हीनता की भावना आप में ला रहे हैं। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा
कि कम से कम आप किसी से तुलना करके आप दिन में 10 बार टूट जाते हैं, 100 बार टूट जाते हैं। फला ने वो किया, मैं नहीं कर सका, फला ऐसा है, मैं वैसा नहीं हूं, फला के पास ये है, वो मेरे पास नहीं है। कब तक हम इस तरह से रोते रहेंगे? आपको जो कुछ दिया है, प्रकृति ने आपको जो बख्शा है, वो बहुत कुछ है। आप केवल कृतज्ञता ज्ञापित करें उस भगवान को कि आपको जो दिया है। आप क्यों रोए? जिसके दोनों हाथ नहीं है वो आज जिंदा दिली के साथ जी रहा है, जिसके 2 आंखें नहीं है वो जिंदा दिली के साथ जी रहा है, जिसके कई सारी विडंबनाएं हैं जीवन में वो बड़े प्रेम से जी रहा है। तो फिर आपको तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है और आपको बहुत कुछ करने के लिए भेजा है, और आप अपनी जितनी क्षमता है उसको सेवा कार्य में लगाएं। आप जितनी सेवा करेंगे बहुत सारे एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे और बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। जरूरत है कि आप में वो जज्बा जागृत हो। मैं इस अवसर पर आपको यही कहना चाहूंगा कि आप बहुत ऊंची उड़ान भरें। मैं मालिक से यही प्रार्थना करता हूं कि आप में वो अद्भुत क्षमता दें, आप उड़ें, लेकिन आप बिल्कुल बैलेंस बनाए रखें, आप संतुलित होकर के उड़ें। आप मतलब उस सुख दुख दोनों 2 पंख भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही रूप में इसको देखें, उसको बहुत है। अगर आपको सुख भी दिया है, दुख नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। अकेली मिठाई खा सकते हो क्या जीवन में? मिठाई 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 पूरी पत्तल भर दी आपकी, खा लोगे? थोड़ा नमकीन आएगा तभी मजा आएगा ना, बीच में थोड़ा तीखा तीखा आ जाना चाहिए। तो वो तो आपके थोड़े थोड़े दुख दर्द हैं, अब वो नहीं आएंगे तो सुख का मजा क्या आएगा? अगर आपने जीवन में पूरा सुख ही सुख देखा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सुख का महत्व क्या है। ये तो तभी समझ में आएगा जब थोड़ा दुख आपने भोगा हो। तो क्या थोड़े थोड़े संकट आने पर रोना पड़ता है? तो मैं इस अवसर पर आपको संतुलित होकर के बहुत ऊंची उड़ान भरें, समाज के लिए उपयोगी बने, परिवार के लिए उपयोगी बने, देश के लिए उपयोगी बने। यही एक विनम्र संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं। परीक्षा देने जाने वाले बच्चों को मैं बताऊं कि लंबे समय तक अध्यापक रहने का और स्कूलों को विजिट करने का जो जीवन में अवसर मिला, 20 साल तक स्कूलों का विजिट करने का भी एक बहुत अच्छा अवसर मिला। कई सारे विद्यालयों में कई सारे अध्यापकों को मिलने का अवसर मिला, बहुत सारे अनुभव हुए। मैं फिर आपको बता देता हूं कि आपने तैयारी कर ली, उसके बाद बिल्कुल चिंता करना छोड़ दो। आप अपनी उपलब्धियों से मत गिनो, आपके प्रयास को देखो। क्या आज मैंने दिन भर मेरा प्रयास पूरा किया? दैट्स ऑल। अगर आपने प्रयास दिल से किया है तो उसकी उपलब्धि क्या होगी, परिणाम क्या होगा, उसको देख करके रोना नहीं है। रोना तो आपको तब आना चाहिए था जब आपने प्रयास ही नहीं किया। अब आपने प्रयास किया है तो फिर प्रारब्ध भी कोई चीज है। जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। हम पूर्व जन्मों का भी बहुत सारा बोझ हमारे साथ लेकर के आए हैं, हमें वही मिलेगा। लेकिन प्रयास हो सकता है कि वो चीज हमको थोड़ा सा प्रयास करके मिलनी थी, वो अपनी लापरवाही से नहीं मिले, तब थोड़ा अफसोस जरूर होता है। तो प्रयास आप नहीं छोड़ें, ईमानदारी के साथ प्रयास करें, रिजल्ट कुछ भी आए। मैं जहां जहां विदाई समारोह में स्पीच देने गया हूं, वहां सबसे पहली लाइन यही कही है कि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन जो बच्चा जितना मस्त है वो ही जीवन में कुछ कर पाएगा। हताश होकर के, निराश होकर के, 1 नंबर इसमें कम आया, 2 इसमें कम आया, 1 इससे कम आया, 1 उससे कम आया, मैं टॉप नहीं कर सका, ये नहीं कर सका। क्या कर लोगे टॉप करके भी? और बहुत सारे टॉप किए हुए लोग भी घूम रहे हैं। ये कोई मायने ही नहीं रखता। आप बिल्कुल परीक्षा के हॉल में गए, आपको कई सारे उपदेश दिए जा सकते हैं, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ो ने, रात को जल्दी सो जाओ ने। यद्यपि इन सबका अपनी जगह पर महत्व है। आपकी बॉडी, आपकी मानसिकता आपको जैसे अलाउ करती है, डू इट, जस्ट डू इट, ओनली दैट थिंग। मतलब आपको अपनी प्रकृति क्या सूट कर रही है, इसके अलावा आपको कहीं कैसे भी उपदेश दिए जा सकते हैं। वो वैयक्तिकता का बिंदु होता है कि आदमी एक, यद्यपि वो अपना व्यू रखेगा क्योंकि उन्होंने जैसे किया है, लेकिन अगर वो आप पर लागू होता है तो आप करिए। मैं परीक्षा के हॉल में बैठा, उसके बाद में ये भी भूल जाता था कि मैं किस विषय का पेपर देने के लिए आया हूँ। उस समय क्या चिंता करनी है, वो नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा था, वो नहीं पढ़ा है। वहां बैठे बैठे आप ये करने थोड़ी गए हो। इससे तो अच्छा 5 मिनट आंखें बंद करके ध्यान करो, आप अपने इष्ट का, जिनकी आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, जो आपका आदर्श है, उनको याद करो। वो ज्यादा मायने रखता है।
बजाय इसके कि हम निराश होकर के बैठे हैं, ये टच नहीं हुआ, इसको नहीं किया, ये देख लेता तो ठीक होता। अब आपके हाथ में है क्या देख लेता? अब तो जो देखा है उसको जितना अधिकतम आप कर सकते हैं, बस वो अवसर दिया आपको, लिफ्ट हो इसको। अब उसको लेकर के बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है कि काश मैं उस समय पढ़ा होता, नहीं कर सके नहीं उस समय। अब भविष्य में आप शिक्षा ले लो इससे कि मैं वहां जहां चूक कर गया हूं, आगे मेरे से वो चूक नहीं हो। वो संकल्प लेकर के आप आगे बढ़ो तो निश्चित रूप से आप बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करेंगे। समय तो अब मैं ये कह नहीं सकता मेरे पास कम है, क्योंकि मुझे सबसे पहले बुलाया, तो मैं कितनी भी दादागिरी करके बोल सकता हूँ। बोलूं 1 घंटा और है देर आप में? घबरा गए, कुछ की तो धड़कने, बाप रे बाप 1 घंटा, तो फिर क्या होगा? खैर, मैं बहुत ज्यादा आपसे नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हमारे इस अवसर पर मैं एक संदेश जरूर देना चाहूंगा। हमारे जितने भाई बच्चे विदा हो रहे हैं वो थोड़ा इधर ध्यान दें। आपका स्क्रीन टाइम और मैं जानना चाहता था कि आप कितने समय तक मोबाइल पे रह सकते हैं लगातार? आशीर्वाद समारोह भी भाई हाँ जी, कोई बताएगा अपना मैक्सिमम? मतलब मैं पुरस्कार देना चाहता हूँ जिसका स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा हो मोबाइल और टीवी देखने का। तो मैं मेरे साथ एक गिफ्ट लेकर के आया हूँ और वो उन्हीं बच्चों को देना चाहता हूँ जो अधिकतम, स्टाफ में भी कहता हूँ, अगर आप भी अगर बताएं कि मैं 5 घंटा कंटिन्यू देख सकती हूँ तो मैं आपको भी इनाम दूंगा। और बहुत अच्छी गिफ्ट है, आप याद करोगे और वंचित रह जाओगे नहीं बोले तो। नहीं ऐसे क्या है, 24 घंटे में से क्या 15-20 घंटे उसके लिए नहीं निकाल सकते क्या? खाना पीना कितना है? आप आधे घंटे में खाना हो जाएगा, आधे घंटे में नहाना धोना हो गया है, बाकी समय तो आपके पास स्क्रीन टाइम के लिए बहुत है। ये नरेंद्र भाई जो बैठे हैं ना, वो इतने खुश और इतने हेल्दी क्या पता है? वो उनको पता है कि दिन के 100 रोगियों से तो मेरे को मिलना ही है। वो इसलिए खुश है। मैं ये कहूंगा तो वो नाराज होंगे, सर फिर सब बीमार नहीं होंगे तो मेरे पास कौन आएगा? साथियों, ये देखो कोई भी चीज बुरी नहीं होती है। चाकू खराब है क्या? चाकू खराब है, अब आपको काटने नहीं आए ना कट जाओ तो खराब है। बाकी दैट सब्जी काटे बिना आप बनाओगे कैसे? तो चाकू तो चाहिए। मोबाइल है तो मोबाइल को बुरा थोड़ी कह सकते हैं। टीवी है बहुत अच्छी है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, कितने समय तक यूज करना है, उसके लिए तो कुछ आपको प्रोटोकॉल अपना बनाना चाहिए। उसका तो एक वो बनाना चाहिए कि नहीं मैं इतने घंटे देखूंगा। रात को नींद सबको कितनी अच्छी आ जाती है, देखे मुझे बताएं, बिना सपने के। सपने आए इसका मतलब आपकी नींद पूरी नहीं हुई है ऐसी कोई नींद निकालने वाला है? रैपिड आई मोमेंट जो होता रहता है ना, REM, वो नींद हम निकालते हैं। और वो लोग कौन निकालते हैं? जिनका स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा होता है। भगवान ने दिन और रात 2 बनाए हैं। रात किस लिए बनाई थी? सोने के लिए, ठीक है? तो हम रात को 11-12 बजे तो खाने जाते हैं। पार्टी का तो मजा ही तो तभी आता है कि फिर रूफ टॉप का आनंद तो फिर रात्रि के बिना क्या मजा आएगा यार? नहीं। तो हमने उस पूरे मतलब प्रकृति के जो नियम है उनके बिल्कुल अगेंस्ट चले गए। मतलब हमारा मेलाटोनिन हार्मोन तभी स्रावित हो जाए जब अंधेरा होता है। अंधेरा होते ही स्रावित होना शुरू हो जाता है और वो हमें नींद देता है बहुत अच्छी। लेकिन हम अगर 24 घंटे उस स्क्रीन के सामने सोने से पहले भी, तो हमारी आंखें जो हैं वो ब्रेन को, और ब्रेन जो है वो ग्रंथियां जो भी है हमारी हार्मोन स्रावित करने वाली, उनको ये कहेगा कि अभी रात नहीं हुई है, क्योंकि आप उजाले में, आपकी आंखों में भी लाइट, ठीक है आपने लाइट बंद कर दी, फिर भी आपका मोबाइल तो शुरू है। और ये लाइट जब तक आपकी आंखों में पड़ेंगी, ब्रेन जो है वो उस ग्रंथि को यही कहेगा कि रात नहीं हुई है। रात नहीं हुई है इसका मतलब मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होना बंद। अब वो नहीं होगा तो आप सोओगे कैसे? दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना जबरदस्त इस मोबाइल के चारों ओर पैदा होता है। इसको आप देखना चाहें तो एक छोटा सा पौधा एक कमरे में अंकुरित करने का प्रयास करो, उसके पास में आप मोबाइल रख दो, ब्लूटूथ को ऑन कर दो। एक दूसरा पौधा अलग कमरे में रख के देख लो, उसको कहीं उसके आसपास रेडिएशन नहीं हो ऐसा एनवायरनमेंट दे दो, और आप 15 दिन बाद देखोगे कि दोनों में
उनके पल्लवित होने में क्या चेंजेस हैं, दोनों में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये रेडियो मैग्नेटिक जो फील्ड हमारे चारों ओर तैयार हो रहा है वो हमारे शरीर को कितना नुकसान कर रहा है, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज जितने हैं उनको कितना नष्ट कर रहा है। अब हम अशांत हैं अंदर से, हमारा दोष नहीं है, ये डीजे नहीं बड़े तब तक तो पांव थिरकते ही नहीं है। ये छोटा छोटा संगीत बज जाए धीरे धीरे तो मजा आता है सर, कभी धीरे धीरे डीजे वाले बजाएं तो गुस्से में आ जाते हैं लोग, जाए आवाज बढ़ाने और जाके, और वो वॉल्यूम इतना फुल होगा तब उनके पांव थिरकेंगे थोड़ा। वो इसलिए कि हम अंदर से इतने अशांत हो गए, अंदर इतना सारा चल रहा है कि वो बाहर अशांत नहीं हो तब तक बैलेंस जमता ही नहीं है, तभी उनको थोड़ा मजा आता है। बाकी एक शांत आदमी हो उसको ये पत्तियों की फरफराहट की आवाज भी उसके लिए दुखदायी होती है। तो हम कोशिश करें ध्वनि प्रदूषण से समाज को भी मुक्त करें और हम भी ध्वनि प्रदूषण से दूर रहें। हम पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और यहाँ आकर के मैंने देखा हरियाली वृक्षारोपण, मुझे बहुत खुशी हुई। और आज की ये आवश्यकता है कि अगर हम अधिक वृक्षारोपण नहीं करेंगे तो शायद आगे आने वाला हमारा समय बहुत ही कष्टदायी होगा। अभी आपने हर बार सुना होगा कि ऐसी गर्मी तो हमने कभी नहीं देखी, ऐसी गर्मी तो कभी नहीं देखी, ऐसी गर्मी कभी नहीं देखोगे। और एक समय ये आएगा कि अरे यार अभी तो रास्ते में जा रहा था, वैसे टायर फट जाएंगे वैसे माथे फटेंगे, यार अभी तो देखा गया ना फट गया, इतने में यूं ही कहेंगे, अब मर गया ना वो शब्द भूल जाएंगे लोग। भाई नरेंद्र कुमार जी, अरे यार अभी देखा था ना इतने में फट गया, यार फटना ही है। बेतहाशा वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, इतनी गर्मी बढ़ रही है इन वृक्षों के काटने से, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ना है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि प्रकृति को आप जितना जल को प्रदूषित होने से रोकें, हमारे मिशन का जो टारगेट है पेड़ पौधे जितने लगा सके, अधिकतम पेड़ पौधे, क्योंकि एक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक एक बहुत बड़े फैले हुए वृक्ष के बराबर लकड़ी का यूज करता है। अब तो गैस आ गई इसलिए आप इससे तुलना करोगे, लेकिन आप पैदा हुए, पालने में गए, पालने से लगा करके जिंदगी भर खाना खाया, लकड़ियों का उपयोग किया, जलने के लिए जो लकड़ियां आएंगी वो सब मिला करके कम से कम एक वृक्ष के बराबर तो हम यूज करते हैं। तो आज ये संकल्प लें कि हम भी हमारे जीवन में कम से कम एक वृक्ष, कम से कम कह रहा हूँ, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन एक वृक्ष तो हम बहुत बड़ा पुष्पित पल्लवित करेंगे, ऐसा संकल्प लें। पुनः मैं विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार दूंगा। और मैंने कहा भी था कि मैं केवल सुनूंगा यूं करके आया था, और मैंने कई जगह पर मना कहा है, मैं नहीं जा पाया हूं, इसलिए जितना कम हाईलाइट हो सके उतना करना, ताकि मैं फिर वो उनके लिए मैं कोप भाजन बनूंगा कि भाई हमको तो मना कहा था, ठीक है ना। अब रिटायरमेंट मिस रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति हो गई, बहुत हार भी पहन लिए ने, बहुत तिलक भी हो गए ने, बहुत दिए भी जला दिए, जलवा भी दिए, ठीक है ना। अब एक समय आता है जब दूसरों को मौका देना पड़ता है, तो दूसरे लोग ये सोचेंगे जो लाइन में यार यही टिके रहेंगे तो हमारा नंबर कब आएगा, तो हम उनके नंबर देने के लिए भी पवन जी थोड़ा पीछे हटते हैं, ठीक है ना। तो इसको विद्यालय परिवार को मैं हृदय से धन्यवाद आभार ज्ञापित करता हूँ। समस्त आपके प्रबुद्ध और समर्थ निष्ठाप साथियों को भी मेरा हृदय से धन्यवाद। और दोनों ही आशीर्वाद और विदाई दोनों समारोह हैं, तो दोनों के ग्रुप को मैं ढेर सारी मंगल कामनाएं आपके लिए ज्ञापित करता हूं कि ईश्वर आपको वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो बुद्धि, वो समझ, वो विवेक प्रदान करे कि आप बहुत उन्नति करें, समाज के भी काम आए, देश के भी काम आए। अस्तु। जय हिंद, धन्यवाद। जैसा कि श्री जगदीश जी पंड्या ने हमें मार्गदर्शन प्रदान किया, उन्होंने कहा कि पंख के बीच में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। अब आप जब उड़ान भरेंगे, तो उड़ान भरने के लिए आपके मन में भी तो जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें उड़ान भरनी है। जब तक आपके मन में वो विचार ही नहीं है कि हमें उड़ान भरनी है, तब तक आप उड़ान नहीं भर सकते। तो इस जिज्ञासा को अंदर लाने के लिए ये मेहनत आपकी ही है। जब एक पक्षी जन्म लेता है तो वो जन्म लेते ही उड़ान भरना सीख नहीं लेता है। जब तक उसके मन में वो जिज्ञासा नहीं होगी तब तक वो उड़ान नहीं भर सकता है। आपने देखा होगा बहुत बार उस पक्षी की जो माँ होती है वो उसे वृक्ष से धक्का दे देती है। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि बच्चे के अंदर वो जिज्ञासा नहीं है उड़ान भरने की, वो डर रहा है।
लेकिन जब तक उसके मन में वो हौसला नहीं होगा उड़ान भरने का, तब तक वो कभी उड़ान नहीं भर सकता है। विशेषतः मैं ये बात कक्षा 5 और 8 के लिए कहना चाहता हूं, क्योंकि कक्षा 10वीं उड़ान भरने के लिए तैयार है, वो उड़ान भरेंगे और निश्चित भरेंगे। लेकिन 5वीं और 8वीं आपको अब यहां से सिखाया जाएगा, वो जिज्ञासा आपके मन में लाने के लिए कोशिश की जाएगी कि आप अब उड़ान भरना सीखो, क्योंकि सफलता हर किसी को चाहिए। लेकिन सफलता तब आपको मिलेगी जब आपके मन में वो होगा कि मुझे ये करना है या मैं ये कर सकता हूं। बाकी आप किसी को भी देखेंगे तो आपको हजारों ज्ञान देने वाले हैं कि आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, कोई मतलब नहीं है जब तक आपके मन में ये भावना नहीं है कि मुझे ये करना है या ये मैं कर सकता हूं। अब इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सफलता को प्राप्त कर चुके हैं। आप सब आज की दुनिया में एक नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे, एलोन मस्क। कौन कौन जानता है? हाथ खड़े कीजिए। ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। इसने सफलता बचपन से प्राप्त नहीं की है, इसने सीखा है, सफलता प्राप्त करना इसने सीखा है। स्पेस एक्स करके उसका एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस के लिए बना है। आज की दुनिया में नासा जो नहीं कर सका वो स्पेस एक्स ने करके दिखाया है। नासा ने कभी भी ऐसा रॉकेट नहीं बनाया जो उसके ऑर्बिट से घूम करके वापस उसके लॉन्चिंग पैड पर वापस आ जाए। क्या नासा ने कभी ऐसा किया है? नहीं किया है। ये स्पेस एक्स यानी एलोन मस्क की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया है कि उसने वो बहुत बार असफल हुआ, 2, 3, 4 बार उसका रॉकेट 500 मीटर भी ऊपर नहीं जा सका और फट गया, तो कितनी तबाही हुई होगी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने अंततः ऐसा रॉकेट बना लिया जो आसमान में घूमकर पृथ्वी का चक्कर काटकर वापस वहीं आ गया जहां से वो निकला था। इसलिए ये बात मैं कक्षा 5 और 8 के लिए विशेषतः कहना चाहूंगा कि सफलता को प्राप्त करने का आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके मन में उत्साह होना चाहिए। अब मैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव में कक्षा 5 से ऋषित पंड्या को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ आए और अपने विचार प्रकट करें। खुलते हैं रास्ते, खुलते हैं नए रास्ते, विदाई के इस पल में याद रहेगी संग सदा हमारे हर पल में। नई मंजिलों की ओर कदम बढ़ाना तुम, हर सफलता तुम्हें मिले ऐसा मकाम पाना तुम। विदाई के इस मोड़ पर आंखें नम सी हैं, संग बिताए वो लम्हे आज भी संग है। आज विदाई है मगर रिश्ता ये नहीं टूटेगा, हर याद का वो कोना दिल में सदा महकेगा। नई राह पर चलो, नई उड़ान भरो, सपनों की दुनिया में हर आसमान छूते चलो। कक्षा 5 की तरफ से ऋषित पंड्या ने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर आके। अब मैं अतिथियों से आग्रह करता हूँ कि वे कक्षा 5 को याद के तौर पर मोमेंटो प्रदान करें। क्रमशः मैं नाम लेता जाऊंगा और वो बच्चे यहाँ आकर के मोमेंटो प्रदान करें। अध्यक्ष साहब से मैं आग्रह करता हूँ कि वे बच्चों को मोमेंटो प्रदान करें। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, आवाज भी नहीं आ रही है बिल्कुल, क्या हुआ? नहीं, ये खींच रहा चांदनी परमार, दिवाली का अनार भी थोड़ा ज्यादा देर तक चलता है। देरीय व्यास, जय सुथार, माही बुनकर, प्राची सुथार, रीत सैनी, बोलिए दूसरा नाम बोल दो। दूसरा नाम बोल दीजिए।
ऋषित पंड्या, Yes, Rijit. Yes. विराज जोगी, Yes, sure. अब मैं कक्षा 8 से जीनल पाटीदार को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ आए और अपनी भावनाएं व्यक्त करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शारदे को चचत नमन। आज हमारे 10वीं वाले प्यारे भैया बहनों की विदाई और 8वीं 5वीं वाले भैया बहनों की आशीर्वाद समारोह को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। शिक्षा वो दरवाजा है जिसको हम खोलकर तरक्की से हम सारे दरवाजे खोल सकते हैं। शिक्षा वो दरवाजा है जिसको खोलकर हम तरक्की से सारे दरवाजे खोल सकते हैं। किताब खुद चुप रहती है, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसकी लाइफ में बोलना और लड़ना सिखा देती है। उसकी लाइफ में बोलना और लड़ना सिखा देती है। यह उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के आभारी हूँ। मुझे अपने यह अवसर पर दिया है, मैं 2 शब्द कह सकूँ। दोस्तों, ऐसा लगता है मैंने जैसे कुछ दिन पहले यह प्रवेश लिया है, लेकिन 2 वर्ष बीत गए पता नहीं चला। शायद ऐसा महसूस होना इस बात का संकेत है। हमारा समय इस स्कूल में बहुत अच्छा ज्ञान एवं अनुभव से पूर्ण रहा। मैं अपने सभी शिक्षकों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें शिक्षा एवं जीवन की राह में चलने योग्य ज्ञान प्रदान किया। कहा जाता है कि ज्ञान से बड़ा मोल नहीं। इन्हीं पंक्तियों से अपनी स्पीच को मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद। अब मैं अतिथि से पुनः आग्रह करता हूं कि वे कक्षा 8 को मोमेंटो प्रदान कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। जीनल पाटीदार, कुणाल डेंडूर, मोहम्मद ताबियार, मानसी डेंडूर, मोहित दर्जी, कार्यक्रम के अगले पड़ाव में मैं राशि हक दल को यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ आए और अपना विदाई गीत प्रस्तुत करें। देते हैं विदाई, जाओ खुशी से, जहाँ भी रहो तुम हमें ना भुलाना। देते हैं विदाई, जाओ खुशी से, जहाँ भी रहो तुम हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना कभी, हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना कभी, हमें ना भुलाना। देते हैं विदाई, हमें ना भुलाना। जब से सुना है कि आप जा रहे हैं, आंखों से आंसू थमते नहीं हैं। जब से सुना है कि आप जा रहे हैं, आंखों से आंसू थमते नहीं हैं। आंखों से आंसू थमते नहीं हैं। आंखों से आंसू थमते नहीं हैं। तुम्हें याद आए जब भी हमारी, तुम्हें याद आए जब भी हमारी, तुम्हें ये कसम है
मौसम है, हमें माफ करना, देते हैं विदाई, जाओ खुशी से, जहाँ भी रहो तुम, हमें ना भुलाना। सालों की मेहनत का आज फल है ये मीठा, विदाई का ये पल थोड़ा खट्टा थोड़ा तीखा। मंजिलें पुकारती है पंख फैलाए चलो, कि मंजिलें पुकारती है पंख फैलाए चलो, उड़ान है ये तुम्हारी बस उड़ते ही चलो, बस उड़ते ही चलो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं कक्षा 10वीं को विदाई देने के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि आज के समय में राजस्थान में एक दौर चल रहा है, रीट, नीट और जेई। ये तीनों नाम आपने सुने होंगे कि रीट, नीट और जेई। बच्चों को जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है कि आप ये तीन ही कीजिए, इसके अलावा आपके पास यार राजस्थान में कुछ नहीं है। बच्चे की इच्छा नहीं है तो वो क्या करे। आज आपने बहुत केस सुने होंगे कि कोटा में हर दिन बच्चा सुसाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको जबरदस्ती वहां भेजा जा रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपकी जो इच्छा है आप वो कीजिए, ना कि जो दुनिया कह रही है वो कीजिए। क्योंकि आपकी जो इच्छा है आपको उसमें सफलता मिलेगी, ये आपका भरोसा है। और दुनिया जो कह रही है वो उनका कहना है, क्योंकि वो आपको नहीं पता है कि आपको इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कार्यक्रम के अगले पड़ाव में अब मैं हमारे अतिथियों से पुनः आग्रह करूंगा कि वे मंच पर कक्षा 10वीं के छात्रों को मोमेंटो प्रदान करें। बस भैया, हाँ ऊपर ना सर, रुकना दो भैया, ऊपर ना ला। यस सर, इधर देखना। यस यस, नेक्स्ट। वंशिका नहीं। मुझे पॉप जितना धीरा नहीं, नाजिबम जितना तेज चाहिए। थोड़ा तेज चलो, ये इससे मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा और तेज। ध्रुव बुनकर। यस, लाइन टू लाइन हो। पारुष पाटीदार। लास्ट है इधर देखना। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन। सम्माननीय निदेशक सर, प्रिंसिपल मैम व बाहर से पधारे हुए सभी अतिथिगण और मेरे मार्गदर्शक सभी शिक्षकगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। विदाई, ये शब्द बोलने में जितना आसान है, वास्तविकता में उतना ही कठिन है। आज का यह दिन हमारे लिए बेहद खास और भावनात्मक है, क्योंकि आज हम सभी विदाई समारोह के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। करते हैं अलविदा आपको, दिल से इसे स्वीकार कर लेना। करते हैं अलविदा आपको, दिल से इसे स्वीकार कर लेना। दिल में बसाया है आपको, वक्त मिले तो हमें याद कर लेना। आज मेरा इस विद्यालय में आखिरी दिन है। मैं खुश भी हूँ और दुखी भी। खुशी इस बात की है कि हम हमारे उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और दुख इस बात का है कि जिस विद्यालय में हम एक साथ बड़े हुए, जहाँ हमने अच्छे दोस्त बनाए, हमें अच्छे शिक्षक मिले, ऐसे विद्यालय, अपने दोस्तों और शिक्षक को हम अलविदा कहने वाले हैं। इस विद्यालय में बिताए गए वर्षों के दौरान हमने न केवल शिक्षा ग्रहण की, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी निखारा है। हमारे शिक्षकों ने हमें सिर्फ पाठ्य पुस्तक का ज्ञान नहीं दिया,
बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी सिखाया। उन्होंने हमें अनुशासन, मेहनत और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना सिखाया है। हमारे दोस्तों के साथ बिताए गए हंसी खुशी के पल, साथ में की गई मस्ती और पढ़ाई की यादें हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। यह विद्यालय हमारे लिए केवल एक जगह नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग है। आज हम यह वादा करते हैं कि हम आपके द्वारा दी गई सीख को हमेशा अपने जीवन में उतारेंगे और अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। पहली बार रोते हुए आए थे और आखिरी बार रोते हुए जाएंगे। ये स्कूल के दिन हमें बहुत याद आएंगे। ये स्कूल के दिन हमें बहुत याद आएंगे। अंत में आप सभी को आभार, जिन्होंने हमें इतना स्नेह और सहयोग दिया। धन्यवाद। अब मैं अतिथियों से पुनः आग्रह करता हूं कि वे अब अगले बच्चों को मोमेंटो प्रदान करें। हर्ष पुनकर, यस, हाँ इधर देखना। मोहित डेंडोर, यस, याचिका पाटीदार, पूर्वा पाटिल, पूर्वा पाटीदार, यस, अब मैं वंशिका नाई से आग्रह करता हूं कि वे मंच पर पधारे और अपनी भावनाएं व्यक्त करें। आगे आ जाने, आगे आ जाओ साइड में। हाँ दीजिए। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन। सम्मान्य सर, प्रिंसिपल मैम व बाहर से पधारे हुए सभी अतिथिगण और मेरे मार्गदर्शक सभी शिक्षकगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज स्कूल का आखिरी दिन है। इस सफर को शुरू करते वक्त हमने कभी ये ना सोचा था कि इसे एक दिन खत्म भी करना पड़ेगा। आखिर में वो दिन भी आ ही गया जो अब जब भी याद आएगा बेहद याद आएगा। हाँ, ये विदाई वाला दिन। इस विदाई के साथ हम आज अलविदा कह चले, क्योंकि आज के बाद हम इस स्कूल के पराए हो जाएंगे। बेंचेस पर किसी और की जगह होगी, हमारा क्लासरूम अब किसी और की यादें लिखेगा और क्लास के आखिरी बेंचेस पर किसी और का झगड़ा होगा। प्रिंसिपल के रूम में अब किसी और की शिकायतें आएगी, हिंदी वाले मैम अब किसी और को डांटेगी, एसएस वाले सर अब किसी और को हंसाया करेंगे और हम बस याद करके मुस्कुराया करेंगे। क्लासरूम की पढ़ाई याद आए ना आए, फ्री पीरियड और मस्ती याद आएगी ट्रिप्स और स्कूल प्रेयर, और सबसे ज़्यादा याद आएंगे टीचर्स जिन्होंने समझाया दोस्त की तरह, डराया पेरेंट्स की तरह और पढ़ाया भगवान की तरह। डियर टीचर्स, हम चाहते तो हैं कि आपकी डांट सुनने को ना मिले, पर कभी सुनने को ना मिले ये नहीं चाहते थे। इस विदाई के साथ अलविदा तो कहेंगे हम इस स्कूल को, पर कभी नहीं भूलेंगे आप लोगों को। इस बात की खुशी हमें हमेशा रहेगी, जिंदगी में और चीज़ बेहतरीन मिली हो या ना, पर टीचर्स हमें सच में लाजवाब मिले, जिन्होंने अपना समझा हमें और अपनाया भी, डराया भी, धमकाया भी और बच्चों को साथ समझाया भी, क्लासेस में पढ़ाया भी, पढ़ाते पढ़ाते हंसाया भी और आज विदाई लेकर रुलाया भी। आपके लिए शब्द नहीं है, जज्बात है दिल में, रेस्पेक्ट है और हमेशा रहेगी। डियर टीचर, जब भी जिंदगी में स्टूडेंट लाइफ की बात होगी सबसे पहले आप लोगों की बात होगी। थैंक यू सो मच। अब मैं क्लास 10 के लिए कुछ कहना चाहूँगी। 10th क्लास स्कूल लाइफ की सबसे यादगार क्लास, जिसे हम भुलाना भी चाहे तो भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो मेमोरीज बनाई है वो इतनी खूबसूरत। ये स्कूल अब यादों में आया करेगा, हमें पास बुलाया करेगा, पर बहाना नहीं होगा यहाँ आने का, हमेशा दुख रहेगा यहाँ से जाने का।
पहली बार रोते हुए इस स्कूल से आए थे, आखिरी बार रोते हुए जाएंगे। वो स्कूल में आना और लंच ब्रेक से पहले ही टिफिन खा लेना और टीचर के आते ही गुड मॉर्निंग का गाना और एक वॉशरूम के बहाने पूरी स्कूल घूमकर आना। जब पहुंचे थे 10th में तो नर्वस भी थे और एक्साइटेड भी होते भी क्यों नहीं, बोर्ड की क्लास थी। जितना डराया जाता था हम उतना ही इंजॉय भी करते थे। शुरुआती महीने तो ऐसे निकले मानो कुछ भी हम नहीं पढ़ते थे, लेकिन वो क्लास 10 जो मुझे बेहद बहुत याद आएगी, वो क्लास 10 जो मुझे बहुत याद आएगी। अंत में आप सभी को आभार जिन्होंने हमें इतना सहयोग दिया। धन्यवाद। अतिथि भी थक गए मोमेंटो के लिए, लेकिन एक आखिरी बार आपसे आग्रह करूंगा कि मैं अब मोमेंटो प्रदान कर दे जो बचे हुए बच्चे हैं उनको। नित्य पंड्या, यस सर, सर ओपन ना। किंजल बुनकर, फोन लगाडोगे ना, नहीं फूटेगा। यस सर। रेहान खान पठान, अक्षिता अमोल, सर का ले लो। दौड़ी रहो इधर बाहर भाई। यस सर। उसे खुला दुनिया के सामने रखे और अपनी सफलता के लिए अग्रसर हो। हमारे अग्रज ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, तो कहीं और। आज वही हमसे अलग होने जा रहे हैं। हाँ, खुशी तो है कि वह अपनी मंजिलों को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे, लेकिन दुख भी है कि वह अब हमारे बीच में से नहीं रहेंगे। अब उनको अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि हम उन्हें रोक भी नहीं सकते हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने जो कुछ भी इस विद्यालय के लिए किया, हमारे लिए किया, वाकई सराहनीय था। आप जो अपनी यात्रा के लिए निकलेंगे तो आपको 1000 लोग मिलेंगे जो आपके पंख काटने की बात करेंगे, क्योंकि यह दुनिया का दस्तूर है कि कोई इंसान अगर सफलता की राह पर चल रहा है तो उसे नीचे गिराना ये एक पैटर्न बन गया है। तो अगर आपको कोई भी पंख काटने की बात करे तो आप उसे मुस्कुराते हुए कह देना, कुछ मंजिल लिख देगी, कुछ मैं लिख दूंगा। कि कुछ मंजिल लिख देगी, कुछ मैं लिख दूंगा, दिल में तूफान, आंखों में आग लिख दूंगा। कि कुछ मंजिल लिख देगी, कुछ मैं लिख दूंगा, दिल में तूफान, आंखों में आग लिख दूंगा। मेरे पंख काट के कुछ फायदा नहीं है आपको, कि मेरे पंख काट के कुछ फायदा नहीं है आपको। मैं जमीन पर भी बैठा ना तो आसमान लिख दूंगा, मैं जमीन पर भी बैठा ना तो आसमान लिख दूंगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अब अतिथियों से आग्रह करता हूं कि वे पुनः कक्षा 10 को मोमेंटो प्रदान करें। एक स्पीच। अब मैं कक्षा 10वीं से नित्य पंड्या को आग्रह करता हूं कि वे यहाँ आए और अपनी भावनाएं व्यक्त करें। माँ शारदे को नमन, सम्मानीय मंच को प्रणाम। हमें पता ही नहीं चला कि मैं इतना बड़ा हो गया कि इस विद्यालय की आखिरी उड़ान में शामिल हो गया। आज मुझे उड़ान 2025 के इस मंच पर आकर आज से वो 13 वर्ष पहले का वो दिन, वो पल याद आता है जब मेरे माता पिता मुझे इस विद्यालय में अकेला छोड़कर गए थे। तब ये शिक्षकगण, मेरे माता पिता और ये मित्र मेरे भाई बहन स्वरूप मेरे साथ थे। आप सभी जूनियर्स आज ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये भैया दीदी आज इतने मायूस, इतने भावुक क्यों हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे इस विद्यालय में पढ़ते हुए
13 वर्ष 1820 दिन 10,920 घंटे और 6,55,200 मिनट हो चुके हैं। इस समय अवधि में इस विद्यालय ने हमें असंख्य यादें दी हैं जिन्हें व्यक्त करना मेरे लिए असंभव सा है। मैं आज भी हमारे उन टीचर्स भाविका मैम, पूजा मैम, सपना मैम, बबीता मैम, दामिनी मैम, शीतल मैम, भावना मैम को हमेशा याद करता हूँ। इन्हीं टीचर्स ने हमें लिखना और बोलना सिखाया। इन्हीं टीचर्स ने हमें 1 से 100 तक गिनती सिखाई, तो ही आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के सवाल कर पाता हूँ। इन्हीं टीचर्स ने हमें अ से ज्ञ तक वर्णमाला सिखाई, तो ही आज मैं बड़े बड़े निबंध लिख पाता हूँ। मुझे आज भी याद है, मैंने जितना मेरा टिफिन नहीं खाया उससे ज्यादा पूजा मैम का टिफिन मैंने खाया है। ये सब टीचर्स आज भले ही हमारी विद्यालय का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरे दिल में आज भी इन टीचर्स के लिए वही प्यार, वही सम्मान और वही आदर मौजूद है। आज इस मंच पर खड़े हुए जैसे जैसे समय बीत रहा है तो मेरा दिल भावुक होता जा रहा है। मेरे लिए बोलना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज इस विद्यालय में हमारा आखिरी दिन है। आज के बाद हम सब अलग अलग स्ट्रीम लेके अलग अलग स्कूल्स में चले जाएंगे, जहां हमारे लिए सब कुछ नया होगा। आज हम इस विद्यालय को नहीं बल्कि हमारे दूसरे घर को छोड़कर जा रहे, जहां हमने हमारे प्रत्येक दिन का 1/4 हिस्सा बिताया था। मैं हर शिक्षक को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें इतना तो काबिल बना दिया है कि हम जीवन के किसी भी मोड़ से हार कर वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने न केवल हमें किताबी शिक्षा बल्कि हर उस पड़ाव के लिए तैयार किया है जिसका हमें कभी न कभी जीवन में सामना करना पड़ेगा। हमारे पवन जी सर, जिन्होंने संधि और समाज जैसे मुश्किल अध्याय को हंसते खेलते पढ़ा दिया, और उनका ये हंसता खेलता चेहरा हमारे जीवन के इस नए सफर में हमेशा याद आएगा। हमारे प्यारे सचिन जी सर, जो हमें किसी न किसी चीज के लिए रोकते टोकते रहते, लेकिन तब हमें ये नहीं पता था कि एक दिन उनकी इसी रोक टोक को सुनने के लिए हमारे कान तरस जाएंगे। अब हमारे प्रदीप जी सर, जिन्हें हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन उनके साथ दिल का ऐसा रिश्ता जुड़ गया है कि अब उन्हें अलविदा कहना हमारे लिए काफी मुश्किल है। हमारे प्यारे करण जी सर, जो आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके वो सोशल साइंस पढ़ाने का अनोखा तरीका, जिससे हम पूरा दिन उनके पीरियड के आने का इंतजार करते थे। मैं कार्तिक जी सर को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज सरकारी कर्मचारी होते हुए भी अपने दिन का अमूल्य समय निकालकर उन्होंने हमें इंग्लिश के पोएट्री और फ्रेजेस के उन कठिन अध्यायों को पढ़ाया है। अब हमारे वो सर जो इस लाइन पर खरे उतरते हैं, और मैन विद 0 हेटर्स, हमारे ध्रुव सर। इस विद्यालय में शायद ही ऐसा कोई होगा जो उन्हें नापसंद करता हो। ध्रुव सर ने खुद 10वीं के छात्रों के लिए इतनी मेहनत की है जितनी किसी 10वीं के छात्र ने स्वयं के लिए नहीं की, और उनका यह सपना है कि हमारे इस बैच में से कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर जरूर निकले, और हम इस सपने पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। आदरणीय भक्ति मैम, जिनसे हर बच्चे का दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे 10वीं के बैच को पढ़ाने वाले टीचर्स में से ये एकमात्र ऐसे टीचर है जो हमें नर्सरी से पढ़ा रहे हैं, और शायद इन्होंने ही हमें सबसे ज्यादा मारा भी है। लेकिन आज हमें यह एहसास हो रहा है कि जीवन के इस अगले पड़ाव में इनके जैसा मार्गदर्शक मिलना काफी मुश्किल है। आखिर में हमारे अनिल जी सर, जिन्होंने चालू है। आखिर में हमारे अनिल जी सर, जिन्होंने हमें ना तो कभी पढ़ाया है और ना कभी हमें हाथ लगाया, ना कभी हमें मारा, लेकिन उनका डर ऐसा था कि वहां दूर से ही उनकी बाइक देखकर हम अपनी क्लास में अपनी बेंचों पे ऐसे बैठ जाते कि हमारी हिलने तक की हिम्मत नहीं होती। आखिर में विदाई की इस घड़ी में दिल हमारा भारी है, आंखों में यादें समाई हैं, लबों पर लाचारी है। यह स्कूल था एक आशियाना जहाँ सपने सवारे थे, मिलकर हंसे रोए खेले अनगिनत पल हमारे थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने इस विद्यालय को ऊंचे स्तर पर ले जाने का पूरा प्रयास किया और इस विद्यालय का नाम रोशन किया। आमंत्रित करता हूं श्री अनिल जी पंड्या को कि वे यहाँ आए और मार्गदर्शन प्रदान करें। माँ शारदे को नमन। मंच पर उपस्थित आज कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री जगदीश जी पंड्या साहब और हमारे प्रिय छात्र श्री नरेंद्र पाटीदार और स्थानीय विद्यालय के प्रधानाध्यापिका श्रीमती भक्ति पंड्या
कक्षा 10वीं के पेरेंट्स के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में पधारे हमारे मंजुला जी, समर्थ के सभी समर्थवान स्टाफ साथियों, 2002 से लगाकर 2025 तक की इस समर्थ की यात्रा में अनगिनत स्टूडेंट इस समर्थ पे भरोसा करके यहाँ पर आए और आज बहुत से स्टूडेंट अपने अच्छे मुकाम पर हैं। 2008 में हमने पहली बार कक्षा 10वीं को विदाई दी थी। 2008 में हमने 10वीं क्लास ओपनिंग की थी। हमारा सबसे पहला बैच, उस समय हालांकि विभाग की मान्यता एक साथ नहीं मिलती थी, 9, 10 दोनों की। जो हमारा सबसे पहला बैच था 4th क्लास का, 4th तक की हमें मान्यता मिली थी और 8वीं के बाद हमने 9th क्लास जैसे शुरू की, पर वो बैच उस समय हमें मान्यता नहीं मिली, उस कारण से उस बैच को हम 10वीं क्लास नहीं करवा पाए। वैसे हर बैच बहुत सफल रहा हमारा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे विदाई समारोह में ऐसे ऐसे अतिथियों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और उनके आशीर्वाद से सभी बैच अच्छे अंकों से पास भी हुए। समर्थ के कार्यक्रम में जब हम देखते हो तो दिनों दिन उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा है। कभी कभी तो मुझे खुद ये होता है कि ये समर्थ का ही कार्यक्रम है कि हर बार थोड़ी सी शंका होती है। स्टाफ के सामर्थ्य पर भी अंदर ही अंदर कभी प्रश्न उठता है कि क्या कर पाएंगे ये, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टाफ ने जब उनके व्यक्तिगत कारणों से या गवर्नमेंट जॉब में जाने के कारण जब उन्होंने विद्यालय छोड़ा तो उस समय हमेशा मुझे चेहरे पे चिंता की लकीरें उठती थी कि अब आगे कौन सा स्टाफ आएगा और ये समर्थ को संभालेगा। जब 2015 में मेरे जॉब लगी तो उस समय मेरे दिमाग में यही ख्याल आया था कि शायद अब इसको वाइंड अप कर दूं, क्योंकि उसको योग्य हाथों में अगर मैं सौंप के नहीं गया तो विद्यालय एक टाइम पास हो जाएगा। और दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख इस बात का रहता है कि दो चीज़ें, एक तो भगवान निर्माण करता है, वो पृथ्वी पे भेजता है, इसके बाद दूसरी जिम्मेदारी अगर उसको बनाने की होती है तो वो गुरुजनों की होती है। उसको सही मार्गदर्शन देकर उसको सही इंसान बनाने की पूरी जिम्मेदारी इन अध्यापकों की होती है। धीरे धीरे समय बदला, गुरु और शिष्य के बीच में संबंध भी धीरे धीरे औपचारिक हो गए, परंतु मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि समर्थ में आज भी वो स्टूडेंट हैं और हमेशा रहेंगे जो गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन वो करेंगे। समर्थ के सभी स्टूडेंट आज भी अपने गुरुजनों का बड़ा सम्मान करते हैं, भले उनको पढ़े हुए 20 साल भी हो गए हो, परंतु वो आज भी सम्मान करते हैं। उस सम्मान में मैं यहाँ पर जो समर्थ के स्टाफ बैठे हैं उसमें सबसे ज्यादा मैं तारीफ हमेशा से उन स्टाफ की करूंगा जिन्होंने नर्सरी क्लास से बच्चों को तैयार करते हैं। यहाँ पर भी बैठे सभी जो नर्सरी से लगाकर 5th तक के जो टीचर हैं, उनका काम है, मतलब वो नींव के पत्थर तैयार कर रहे हैं। उनका कभी भी, जैसे अब 10वीं का रिजल्ट आएगा तो हर कोई यही पूछेगा कि 10वीं में साइंस कौन पढ़ाता था या हिंदी कौन पढ़ाता था, गणित कौन पढ़ाता था। इन्होंने अच्छा पढ़ाया, परंतु नींव के पत्थर को तैयार करने वाले टीचर, इनका नाम कभी आएगा नहीं कि नर्सरी में इन्होंने पढ़ाया था, इसलिए उनका वो मजबूत हुए और 10वीं में अच्छा परसेंटेज बना पाए। तो सबसे ज़्यादा तो मैं अपने उन टीचरों का मैं बहुत आदर और सम्मान करता हूँ। जब जब भी
शुरू से जिन्होंने नर्सरी क्लास से लगाकर जो मेहनत की है, तब जाके ही 10वीं में एक अच्छा परिणाम आता है। 10वीं क्लास में जब कोई टीचर पढ़ाता है तो वो उतने संस्कार और नैतिकता का ज्ञान नहीं दे पाता है, क्योंकि उसके पास कोर्स को पूरा करवाने का, अच्छे नंबर कैसे लाए, उसका प्रेशर रहता है। पर सबसे ज़्यादा मेहनत लोअर क्लास के जो टीचर होते हैं, वो बचपन से उनके अंदर वो संस्कार और वो नैतिकता उनके अंदर पैदा करते हैं, जो एक अच्छा भविष्य में एक अच्छा नागरिक बनता है। आज बोलने में सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि किसी को विदाई देना बहुत भारी क्षण होता है। ये छोटे छोटे बच्चे जो अभी 10वीं क्लास में पहुंचे हैं, 13 साल तक इन्होंने इस समर्थ परिवार के वे हिस्सा रहे थे, और 6 तारीख के बाद वो बच्चे यहाँ से विदा हो जाएंगे। मेरी सबसे ज़्यादा आशीर्वाद ये है कि 10 साल बाद उनको हम यहाँ पर गेस्ट के रूप में फिर एक साथ सबको आमंत्रित करें, आप उस मुकाम पर करें। और मैं गर्व के साथ कह सकूं, जिस प्रकार आज मैं डॉक्टर नरेंद्र के बारे में कह सकता हूं कि ये भी कभी 10वीं की विदाई इस समर्थ विद्यालय से ली होगी तो उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि वो कभी इस मुकाम पे वो पहुंचेंगे। नरेंद्र वो उदाहरण है जिससे आपको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप 10वीं में कितना परसेंटेज बना रहे हो मायने नहीं रखता है। मैंने कल ही उसको पूछा था कि लगभग कितना कमा लेते हो, तो वो अचानक मुंह से 1 लाख यूं कहने वाला था, फिर उसको याद आया कि मैं 1 लाख कह दूंगा तो ये कल मुझे चीफ गेस्ट बनाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं मान लेंगे। फिर उसने मोबाइल निकाला और कुछ हिसाब किताब किया। फिर मैंने कहा कि पेशेंट गिन रहा है या क्या कर रहा है पता नहीं। फिर पेशेंट के हिसाब से उसके 600-1000 रुपया जो भी है वो कैलकुलेट करके कहा कि 50-60 हजार रुपया मैं कमा लेता हूँ। मैंने कहा कि चलो खुशी की बात है, क्योंकि नरेंद्र वो स्टूडेंट था जब 10वीं पढ़ रहा होगा तो उस समय किसी टीचर ने उसको ये नहीं कहा होगा कि तू कुछ बनेगा नहीं। संघर्ष के साथ पास हुआ था। उसको लेसन रीडिंग में भी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 8वीं तक बहुत समस्या थी। इसलिए आप 10वीं में कितना परसेंटेज बना रहे हो उससे कोई जीवन नहीं बनने वाला है। आप जब पेपर दे के आओगे घर पे और नंबर गिनोगे, मेरे गणित में पूरे में से पूरे आने चाहिए, हो सकता है आपके 50 नंबर भी नहीं आए, क्योंकि आए दिन अखबारों में हम ये देखते रहते हैं कि टीचर का मूड कैसा है, उस पर बुक्स चेक होती है। उसका मूड ऑफ हो, एक केस तो ऐसा भी आया था कि बिना जांचे ही उसने नंबर दे दिए। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो जाए, तो उस समय आपको तनाव में नहीं आना है, ठीक है। मैं यहाँ समर्थ में कम से कम 20 ऐसे स्टूडेंट के नाम गिना सकता हूँ जो 10वीं में एवरेज स्टूडेंट के रूप में गिने जाते थे। कोई मतलब उनको देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये आज इस मुकाम पे पहुंचेंगे, पर आज वो सफल है। क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी उनको इस बात की थी कि उन पे प्रेशर नहीं था। ये टॉपर्स पे प्रेशर ज्यादा होता है, 85% 90%। मैं तो सबको कह रहा हूँ सिर्फ पास हो जाओ, ठीक है, और फेल भी हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर पढ़ेंगे, पर उस प्रेशर में मत आना कि मेरा परसेंटेज इतना सोचा था और इतना बना, ठीक है। 10वीं के परसेंटेज आपका जीवन निर्धारित नहीं करेंगे। तो ये खास तौर पे 5वीं हो, 8वीं हो या 10वीं हो, क्योंकि ये बोर्ड का प्रेशर मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीदें आपके घर वालों को रहती हैं, आपके आसपास आपके रिश्तेदारों को रहती हैं, और आपके ऊपर ये प्रेशर बनाएंगे जब आपका रिजल्ट आएगा कि आपने इतना पैसा खर्च किया और इसने इतना ही परसेंटेज बनाया, और आपको मतलब तनाव में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चों से मेरा यही निवेदन है, मस्ती के साथ परीक्षा दो, कोई तनाव आपको रखना नहीं है। जो भी परसेंटेज बने वो ठीक है, नहीं परसेंटेज बने हैं तो फेल हो जाओ कोई बात नहीं है, अगले साल बिना फीस लिए भी पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, पर टेंशन मत लेना। हालांकि मेरी शुभकामना है कि एक भी बालक फेल नहीं होगा, ठीक है। बोर्ड की परीक्षा अब पहले जितनी कठिन नहीं रही है, और आपसे ज़्यादा तो वहाँ जो सेंटर पे टीचर मेहनत करेंगे, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको जहाँ पर भी समझ में नहीं आए, क्लास में अब परीक्षा रूम में भी
फ्रेंडली माहौल रहता है। आपको हिंट्स जरूर वो बताएंगे कि भाई इस सवाल को उत्तर तो नहीं बताएंगे, और आपको उत्तर वहां पर बताएंगे ऐसी उम्मीद में भी मत रहना, ठीक है। परीक्षा की जो गोपनीयता है उसका पूरा पालन करना है आपको। आपके तरफ से कोई ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए कि आप नकल कर रहे हो या उस भरोसे जा रहे हो। आप अपने खुद पे भरोसा रखो, आप जो पढ़ोगे वही आएगा। क्योंकि बहुत से बच्चों की ये मानसिकता रहती है कि पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में पहला प्रश्न ये आता है कि मैंने जो नहीं पढ़ा वही आएगा, अब उसके विचार ही वही है तो वही आएगा। आप तो उसी विचार के साथ अंदर जाइए, मैंने जो पढ़ा है वही आएगा। अगर आपका कोई लेसन छूट गया तो उसका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, भले वो 5 नंबर का हो तो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल मस्ती के साथ एग्जाम दो। थोड़ा ये ग्रेडिंग सिस्टम में 5वीं और 8वीं के बच्चों को मैं खास तौर पे कह रहा हूँ, पेरेंट्स आपको ये कहेंगे जब बी ग्रेड आएगी, आपको पता है बी ग्रेड कितने परसेंटेज पे आती है? वो 70 से 81 के बीच में जो परसेंटेज बनाता है उसकी बी ग्रेड आती है। परसेंटेज आता तो आपके पेरेंट्स गर्व के साथ कहते हैं कि मेरे बच्चे ने 75 और 80% बनाया है। और बी ग्रेड आएगी तो वही पेरेंट्स आपको ये कहेंगे कि तू बी ग्रेड लाया है कहीं। उनको ये पता ही नहीं है कि बी ग्रेड कितने नंबरों पे आ रही है। और आपके आसपास के जो रिश्तेदार है वो उल्टा और आपके पेरेंट्स को कहेंगे कि ये क्या पढ़ाई करता है, बी ग्रेड लाया है। और वो पेरेंट्स निराश हो जाएगा, आपको भी निराश करेगा। तो मैं आपको पुनः एक बार कह रहा हूँ कि आप परसेंटेज के पीछे या ग्रेड के पीछे मत भागो। आपने साल भर जो मेहनत की है उसको बड़े शांति के तरीके से जितना भी अभी टाइम है उसका रिवीजन करके आराम से बिना प्रेशर के आप एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है। और परीक्षा से संबंधित जो जो भी चीज़ें ध्यान रखनी है वो आपके टीचर ने आपको पहले से ही गाइड कर रखा होगा। तो एक बार मैं आप सबको पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा, 2002 में जब हमने विद्यालय खोला तो हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे अंकल जी ने एक ही चीज़ का हमें बताया था। जब हम पहली बार विद्यालय खोलने के लिए उनसे सलाह लेने गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि आप जब तक स्कूल चलाओगे मूल्य आधारित शिक्षा पर आप खूब ध्यान दो। और हमने बड़ी ईमानदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि स्कूल का रोल बढ़े या नहीं बढ़े, परंतु मूल्य आधारित शिक्षा देने का पूरा प्रयास हमने किया है। और मैं सभी स्टाफ साथियों से भी ये निवेदन करूंगा कि बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा आप मूल्यों का विकास करना, क्योंकि यही उनके जीवन की वो आधार बनेंगे। आप सफल कितने हो, आप आपके जीवन में सफल कितने हो वो कम देखेंगे, परंतु अगर आप आपके जीवन में कहीं गलत लाइन पे चले गए तो वो जीवन भर एक तो पेरेंट्स को दुख रहता है। भले आप 1 लाख रुपया कमाओ, परंतु जब उसको ये मैसेज मिले कि आपका बच्चा नशा करता है तो वो उसके लिए बड़ा दुखदायी होता है। खासतौर पे 10वीं वाले विद्यार्थियों को मैं इसलिए कहूँगा कि अब आप उम्र के उस मुकाम पे पहुँचे हो जहाँ अगर आपको कोई भी सलाह देगा तो सबसे पहले आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि सलाह अब आपको पसंद नहीं है। आप खुद अब ये महसूस कर रहे हो कि मैं बड़ा होशियार हो गया। देखिए, जब हम 9-10 पढ़ते थे उस समय हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हमारे पास मोबाइल नहीं थे। ज़्यादा टीवी रहती थी, परंतु टीवी में भी शालीन कार्यक्रम आते थे, इसलिए बिगड़ने के चांस कम थे। अभी सबसे ज़्यादा अगर आपको मतलब आपका पूरा जीवन खत्म कर देगा तो वो आपके हाथ में जो मोबाइल है वो आप न चाहते हुए भी उस दुनिया में जाने की कोशिश करोगे। अगर आपकी अंतरात्मा आपको ये उस समय रोक लेगी तो आप बचोगे। बाकी वो एक ऐसी चीज है जो आपको इस जीवन के किस मुकाम पे पहुंचा दे इसका भरोसा नहीं। आज ऑनलाइन क्लास के नाम पर दुनिया के अच्छे टीचरों से आप मोबाइल से पढ़ाई कर सकते हो, परंतु वही मोबाइल आपको एक गलत चीज देखने के लिए भी मजबूर कर सकता है, क्योंकि कौन आपके पीछे रहेगा। और दूसरे, आप बड़े भाई हो, आपका अनुसरण छोटे भाई करेंगे। अगर आप खुद ऐसी दुनिया में हो
और ऐसी कुछ छोटी छोटी घटनाएं होती है, अचानक आप मोबाइल से पढ़ रहे हो और अगर आपके पेरेंट्स अचानक आपके पास आ जाए और आप हड़बड़ाहट में मोबाइल छुपा देते हो, उसका मतलब आपको कोई कहने की जरूरत नहीं है, आप गलत लाइन पे हो। आपका मोबाइल हाथ से काट के अगर नीचे गिर रहा है, उसका मतलब आपको कोई सलाह देने की आवश्यकता ही नहीं है, आप गलत लाइन पे हो। बाकी जो पढ़ाई कर रहा हो उसके हाथ कांपते नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ वो मोबाइल पकड़े रहता है और वो खुद बताएगा कि मैं ये ऑनलाइन जो कोर्स है उसकी पढ़ाई कर रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसी हरकतें हो रही है, वो खुद ऐसे एडिक्ट हो गए मोबाइल के, तो अब बड़ों का तो कहना ही क्या। तो मैं एक बार पुनः सभी, खास तौर पे 10वीं क्लास के भाई बहन, उनके दाढ़ी मुझे आ गई है, हार्मोनल चेंज हो गए हैं, गुस्सा जल्दी आता है, ठीक है, तो उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो गई है। इसलिए मैं विशेष चिंतित रहता हूँ कि आपके सिर्फ आने वाले अब 10 साल आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण है, और 10 में भी 5 साल ही 11, 12 और 3 साल कॉलेज के, बस 5 साल संभल के रह गए। कुछ बनोगे नहीं तो कोई बात नहीं, परंतु बिगड़ोगे नहीं, उतना तो मैं कह सकता हूँ कि आप सिर्फ कुछ बनने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं है, बस बिगड़ना मत, उतना ही मेरे आपसे एक उम्मीद है कि आप समर्थ में अगर 13 साल पढ़े हो और हमने आपके साथ अगर सही ज्ञान दिया होगा तो आप जीवन के किसी ऐसे मुकाम पे नहीं पहुंचोगे और हमें अपने आप पे शर्म महसूस हो जाए कि हमने ऐसे बच्चों को तो कैसे पढ़ाया होगा। हम गर्व के साथ आज जैसे नरेंद्र का नाम ले रहे हैं, वैसे आने वाले विदाई समारोह में हम आपको भी चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर आमंत्रित कर बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। बस ऐसी आशा और उम्मीदों के साथ समर्थ परिवार का एक बार पुनः मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम को एक अच्छा रूप देने के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, प्रत्येक टीचर का, जिन्होंने अपने अपने हिस्से जो भी काम किया है, क्योंकि व्यवस्थाएं देखकर ही पता चल जाता है कि सबने ईमानदारी के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रुचि के साथ काम किया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा निराशावादी मैं खुद हूँ, मुझे पहले दिमाग में रहता है कि ये क्या कार्यक्रम वो करेंगे, परंतु व्यवस्थाएं देखकर और डिसिप्लिन देखकर एक बार पुनः मुझे खुशी हुई, और कार्यक्रम देखने के बाद मुझे यूँ होता है कि अपने और भी अगर गेस्ट को बुलाते तो इज्जत तो रह जाती है। ये तो घर के हम इसलिए रखते हैं कि घर की बात घर में ही रहे तो कोई टेंशन नहीं करते, पर अब मुझे शायद भरोसा रखना चाहिए कि नहीं, समर्थ के स्टाफ अच्छा कार्यक्रम करते हैं। खास तौर पे मैं संचालन करने वाले भाई श्लोक का मैं बहुत बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि देखो रटा रटा है तो कोई भी कर सकता है, ये देख के बोलना ये, परंतु जैसे जब सर ने उड़ान के बारे में बात करी और उड़ान के बाद उसने जो प्रेजेंटेशन दिया वो यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं है, उसने अपने मन से ये जो कहा है, तो एक अच्छे भविष्य का वो संकेत है। खैर विरासत के गुण है, उसके पापा भी बहुत अच्छा संचालन करते हैं, उसको जारी रखे। हर बच्चे के अंदर अपनी कुछ न कुछ प्रतिभाएं होती है। दूसरा, कभी भी कोई भी काम करो तो उस उम्मीद से मत करना कि मेरा नाम हो जाए। हो सकता है इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे टीचर का भी योगदान हुआ होगा कि पूरे कार्यक्रम में उसका एक भी बार नाम नहीं आएगा, उसका एक भी बार फोटो नहीं आएगा, और वो अगर अंदर से निराश हो जाएगी, यार हम तो सिर्फ काम करते हैं, हमारे तो कभी नाम नहीं आता है, ना हमें किसी कार्यक्रम में फोटो सेशन में रहते हैं। तो देखिए यहाँ ऐसे ऐसे टीचरों ने भी काम किया जिन्होंने कभी अपने नाम के पीछे, परंतु बच्चों के दिल में वो हमेशा रहेंगे। वो कितना भी बड़ा हो जाए उसके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे इस टीचर ने इतना अच्छा पढ़ाया था। मतलब कुछ टीचर तो ऐसे भी हैं इस स्कूल में आए कि बच्चे ये कहते हैं कि उनका बचपन में वो उनका टिफिन हम खाते थे। अब 10 साल पहले या 15 साल पहले अगर किसी टीचर ने यहाँ पढ़ाया होगा और उस बच्चे ने एक दिन भी उसका टिफिन खाया तो उसके दिल में कितना उस टीचर के प्रति सम्मान है। तो हो सकता है यहाँ पर औपचारिकता में उसका हम नाम नहीं भी ले पाए, परंतु आप आपके जोश को कम मत करना, इन बच्चों को देखकर आप काम करना। समर्थ आपका नाम ले या नहीं ले, हो सकता है हम भूल भी जाए व्यस्तता के कारण,
और बाकी आपको खुश करने के लिए मैं ज़बरदस्ती नाम लूँ तो बच्चों की दुआएं ही आपके काम आएगी। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि 2015 में मेरी जब जॉब लगी तो मैंने कोई ऐसी पढ़ाई नहीं की थी, सिर्फ बच्चों के साथ अगर मैंने ईमानदारी से काम किया था तो मैं उस मुकाम पे पहुँच गया। मैं सभी टीचरों से भी यही निवेदन करूँगा, आप भी अपने जीवन में उस मुकाम पे जरूर पहुँचोगे अगर इन बच्चों की दुआएं लगते हुए। तो एक बार पुनः सबका आभार। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री नरेंद्र जी से आग्रह करता हूँ कि वे आए और 2 शब्द ही सही लेकिन अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। माँ शारदे को नमन, विशिष्ट अतिथि जगदीश जी को नमन, अनिश जी को और समर्थ स्टाफ को और प्यारे भाई बहन, छोटे छोटे बच्चों को। आज खुशी का दिन है कि मैं 2013 में इसी स्कूल में 10वीं पढ़ के गया था और आज उसी स्कूल का अतिथि बन गया हूँ। मुझे कल शाम को जब मैडम ने बोला कि तू कल सुबह आना तो मैंने हाँ ही बोला और फिर अभी भी मैं सोच रहा था कि कब जाऊं। उत्साह भरा आज दिन है और मैं मेरी हिस्ट्री बताऊं तो इतनी लंबी है कि वो बहुत टाइम लगी रही हूँ। जब हम 10वीं पढ़ रहे थे तो हमें पता ही नहीं था तब घर जाना कब स्कूल आना है। सुबह 5 बजे स्कूल निकल जाते और रात को 10 बजे घर पे जाते। पूरे दिन स्कूल में ही रहते और पूरे दिन यही सोते। सुबह 6 बजे हमें जब प्रवीण जी सुथार इंग्लिश टीचर के लिए बुलाते पढ़ने के लिए और 8 बजे नहा के वापस स्कूल आते, 3 बजे वापस जाते, फिर 6 बजे कुणाल जी बिलुड़ा के सर थे वो आते, हमें 8 बजे वो छोड़ते, फिर रात को किसी दोस्त के घर पे जाके पढ़ना और फिर टीचर का आना और समझाना। जो दिन थे वो बहुत ही अच्छे दिन थे। और उसके बाद 12वीं हुई और फिर जब मैंने बीएड में एडमिशन लिया फर्स्ट बार, मैं सारोड़ा रोटुल में सर, मैंने फर्स्ट ईयर तो कर ली और फिर सेकंड ईयर में गया तो इतनी भीड़ भाड़ थी कि पढ़ने का मूड ही नहीं हुआ। मैंने छोड़ दिया कि अब छोड़ देना साला, पढ़ना ही नहीं है यूँ। फिर मैंने पढ़ना छोड़ दिया। फिर पापा ने बॉम्बे बुला लिया मुझे। उससे सबक आ रही है सर कि बॉम्बे अपने से होने वाली नहीं है और जो बॉम्बे पहले हो चुकी वो बहुत कठिन है बॉम्बे वाला। और मेरे पापा ने लास्ट 2 महीने मैंने जहाँ जॉब की तब मुझे पता पड़ा कि बॉम्बे बोलने में आसान है। आज सब बैठे वो भी सोच रहे बॉम्बे जाने में बहुत मजा आता है, लेकिन बॉम्बे काम ढूंढने में मजा आता, काम ढूंढने में बहुत आसान है। मेरे पापा ने 2 महीने सर मुझे जॉब करवाई और मैंने किसी चाय के लिए कोई बोलता ये बट चाय लाई हूँ और फिर चाय लेके जाता, अरे पानी तो लाया ही नहीं तू, पानी लेके आ। फिर दौड़ाते मुझे वो हुआ कि ये जिंदगी अपने से नहीं होती और पढ़ना ही बेस्ट है यूँ। फिर मैं 2 महीने बाद घर पे आया और मेरे पापा ने लास्ट बार बोल दिया कि पढ़ना हो तो एडमिशन ले लेना और नहीं पढ़ना हो तो 1 तारीख को बॉम्बे रिटर्न आ जाना। मैं 15 दिन गाँव में घूमा, जब जेब में पैसे थे उतने टाइम तो घूमा दोस्तों के साथ यूँ यारा रही। और फिर मैंने जीएनए में एडमिशन लिया तो आज सबकी दुआओं से लाइफ भी सेट है। और आज सौभाग्य की बात है कि मैं समर्थ में जहाँ मैं पढ़ के गया वहीं मैं आज अतिथि बन गया हूँ। इसलिए धन्यवाद बत्ती मैडम को भी, अनिश जी को भी
और सभी स्टाफगण को मैं अपने शब्दों पे यही विराम देता हूँ। और मैं तो यही बोलना चाहता हूँ 10वीं वालों के लिए, पढ़ो। मेरे 10 में आप विश्वास नहीं करोगे कितने प्रतिशत थे, 38%। आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि मैं क्या बोलूँ आपको, मैंने टेंशन ही नहीं लिया था। आज मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि मैं जब 10वीं में था तो मेरे प्रिय अनित जी सर यूँ बोल रहे थे कि नरेंद्र तू क्या लिख रहा मुझे पता ही नहीं पड़ रहा, और मैं आज वही बोल रहा हूँ कि आज मैं जो लिख रहा हूँ वो सर को पता ही नहीं पड़ रहा है। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, जो सोचा था वो होता नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने शब्द यही विराम देता हूँ, और मुझे बोलने में कोई गलती हुई तो क्षमा करें। यही तो चाहिए कि टेंशन लेनी नहीं है किसी भी बात की, कि परीक्षा हो तो क्या टेंशन लेनी, परीक्षा होगी तो होगी, हमने तैयारी की है, बस इसके ऊपर आपको टिके रहना है। अब मैं हमारे विद्यालय की प्रधानाध्यापिका भक्ति मैडम से आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आए और आभार व्यक्त करें। सम्माननीय मंच को प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष जी और मेरे स्टाफ साथियों और स्पेशल क्लास 10th और क्लास 8 और 5th का आशीर्वाद समान आप सबको समर्थ परिवार की तरफ से मैं बहुत ही आज कुछ कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर फिर भी सबसे पहले तो मैं अपने अतिथियों का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे छोटे से अल्प निवेदन पर काका जी जो कि सर भी है, प्रिंसिपल सर भी, पर फिर भी जब भी हमें स्कूल में ज़रूरत हुई है इन्होंने हमारे एक छोटे से निवेदन को, चाहे मैंने रास्ते में उनको कहा हो कि अंकल जी आपको आना है, तो हमारे बच्चों को समर्थ परिवार के लिए ये हमेशा तैयार है, इसलिए उनके लिए जोरदार एक बार तालियां। नरेंद्र, डॉक्टर साहब नरेंद्र कहूँ कि नरेंद्र मेरा स्टूडेंट कहूँ, मैंने तो उसको इतना मारा है, जैसे क्लास 10th वाले बोल रहे हैं इतना उसको भी मारा है, पर फिर भी उसको कल मुझे ड्रीप चढ़ाना आया था, मैंने कहा था तुझे कल अतिथि बनना है, तो मेरे एक अल्प निवेदन पर रात को 10 बजे वो तैयार हो गया अपने सारे काम छोड़कर, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर तो है ही सही, पर फिर भी अनिल जी सर को भी हम समर्थ परिवार धन्यवाद देना चाहते हैं कि छोटे से निवेदन पर आप सब यहाँ पधारे। एक अतिथि आज हमारे बीच आने वाले थे पर किसी कारणवश वो नहीं आ सके, तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे थे इस बार मैडम हमें कौन से अतिथि देंगे, कौन से गेस्ट हमारे लिए आने वाले। आपके सामने जो भी गेस्ट है सारे महंगे मेहमान हैं, क्योंकि इन्होंने आपको सब समझा दिया, इनके आगे हम कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्लास 5th और 8th सर ने आपको कह दिया है, मैं फिर कह रही हूँ, जब रिजल्ट आता है ग्रेड नहीं आती है आपके पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर का एग्जाम बताऊँ, 12वीं सुथार क्लास में टॉपर थी, जबकि ग्रेड उसकी आई थी B, और यम्मी पाटीदार दोनों की तुलना करें तो यम्मी A ग्रेड आई थी, 12वीं की B ग्रेड आई थी, पर वो पेरेंट्स समझदार थे तो उन्होंने झगड़ा नहीं किया। तो 5th और 8th आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है, जैसे कि श्लोक और रोशनी दीदी सेम केस, उनके केस में भी वही हुआ था। आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो, और ग्रेड का परसेंटेज क्या है वो हम आपको बता देंगे अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। आप सोच रहे होंगे हमें क्लिप बोर्ड क्यों दिए, ये क्लिप बोर्ड जैसे 5th क्लास में थे आधे बच्चों ने फेंक के फाड़ भी दिए, ये आपको है ना 7 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो एग्जाम के दिन हम टीचर्स ने आपको शुभकामनाएं दी है कि एग्जाम के दिन ये आप लेकर जाना, जब पहला पेपर आप अटेम्प्ट करोगे तो इस क्लिप बोर्ड को लेकर जाना, संभाल के रखना तब तक, ठीक है। आपके एग्जाम नजदीक आ गए, अब आप पढ़ाई करने का काम शुरू कर देना। रही मेरी 10th क्लास, आपके लिए तो मैं क्या बोलूं, बोलने के लिए कुछ शब्द है ही नहीं मेरे पास, पर फिर भी मेरी छवि तो आपको पता ही है मैं कैसी थी आपके लिए। आज भी आपको मैंने डांटा था, डांटना तो तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप जिंदगी के किसी मुकाम को हासिल नहीं कर लेते। इतना अधिकार तो हमारा आपके ऊपर है,
और जब आप नर्सरी 2008 में जब आपने स्कूल में आए थे, जब पहली बार आपने कदम रखा था, तब मैं भी आ गई थी यहाँ। और नर्सरी से लेकर 10 तक 9 बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यूस इसी स्कूल में पढ़े हैं। नर्सरी से लेकर के 10 तक का सफर आपने तैयार किया है। कुछ बच्चे हमारे 2nd और 3rd क्लास में जुड़े, बाकी उसके बाद। पर जैसे मेरे याचिका आई नहीं तो 2 साल भी नहीं हुए, पर आज याचिका की आंखों में आंसू देखकर मुझे भी दुख हो गया है कि हमने इन बच्चों के दिलों में कहीं ना कहीं जगह तो बना ली है कि आज बैठ के वो आई तब से रो रही है। तो हो सके समर्थ में अगर हमने कभी आपको डांटा हो या कभी किसी टीचर ने आपको किसी ऊंची आवाज में कुछ भी कहा हो, तो किसी भी चीज का बुरा मत लगाना बेटा। हम सब आपके, मैंने 10 बार क्लासरूम में समझाई है, कोई टीचर आपका दुश्मन नहीं है। बस एक ही टारगेट रखना और जीवन में आना जाना तो चला रहता ही है, जो आया है उसको जाना ही है। बस हमें खुशी इस बात की होनी चाहिए कि जब आपका रिजल्ट आए उस दिन गर्व से मैं कह सकूं कि ये मेरे वो 12 बच्चे हैं जिनको हमने शुरू से पढ़ाकर हमने तैयार किया था। आपको जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आपको लगे, जैसे वंशिका ने अभी स्पीच में कहा कि हम बिना कारण स्कूल में नहीं आ सकते, आप बिना कारण कभी भी 24 घंटे आपके लिए हम सब तैयार है। आपको जब भी किसी भी गाइडेंस की जरूरत होगी, ये टीचर्स भी आपके लिए तैयार रहेंगे। और समर्थ परिवार, मैं तो हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। बस एक ही है, हमने मेहनत कर दी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमने कर्म कर दिया है। सारे टीचर ने भी अपनी मेहनत कर दी है। अब सिर्फ आपको जो बचे कुछ दिन है उसमें आपको अच्छी तरह से अपनी मेहनत करनी है। जो हो गया उसको अपने मालिक के भरोसे छोड़ करके अब जो दिन है उसका आपको सही तरीके से फायदा। आज किसी भी बच्चे को रोना नहीं है, रोना अलाउ नहीं है आज। फिर मैं आपको 5 तारीख को भेजूंगी संविदा, उस दिन रोना, आज रोना मना है, ठीक है। इन अतिथियों का मैं आपको बोलूंगी, इनके लेट हो रहा है। धन्यवाद।